हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने कल चर्चा किया था इस विषय में, हमने जाना था एनडीटीएल कैसे निकालना है। हमने बताया था उसमें, उसके साथ हमने बताया था खाता कितने प्रकार का होता है, जिसमें हमने बताया था कि खाता जो था सेविंग अकाउंट, और इसके अलावा करेंट अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट, और उसके अलावा हमने फिक्स्ड अकाउंट के विषय में बताया था। जिसमें था सेविंग अकाउंट के अंतर्गत हमने बताया था जो सेविंग अकाउंट होता है उसके तहत क्या होता है, हम जब भी उसमें पैसा जमा करते हैं निकाल सकते हैं, और यही करेंट अकाउंट में। लेकिन जो हम एफडी करते हैं पैसा, उसे हम 1 साल लेके 10 साल तक करते हैं, उसको हम समय बिने, जैसे कि 1 साल उसकी मेच्योर पीरियड हो तभी निकाल सकते, उससे पहले नहीं निकाल सकते। और उसके अलावा जो आपका रिकरिंग अकाउंट होता है, रिकरिंग अकाउंट जानते हैं आवृत्ति वाला, जैसे कि इसमें क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड की तरह है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि अगर हम जैसे कि 6 महीने से लेकर के 1 साल के लिए हमने आरडी कर दिया, रिकरिंग डिपॉजिट कर दिए, तो उसको उसमें क्या होता है 10,000 रुपये 55,000 रुपये हर महीने हम जमा करते हैं। तो ये उसको बाद उस पर जो होता है हमें बैंक, जैसे जितना पैसा ज़्यादा रहता है उस पर हमें ब्याज दर भी ज़्यादा बैंक देता है। लेकिन आजकल जो होता है ज़्यादा करके जो करेंट अकाउंट होता है व्यवसायिक आदमी खरीदते हैं। हमने बताया व्यवसाय मतलब बिजनेसमैन, क्योंकि उनको प्रतिदिन लाख करोड़ों रुपए लाखों रुपए ट्रांजेक्शन करना रहता है। जो सेविंग अकाउंट है गरीब लोग खुलाते हैं, क्योंकि उनको ट्रांजेक्शन सीमित करना रहता है। तो सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन सीमित रहता है, आप महीने में उसकी रहती है 10-20 ट्रांजेक्शन ही सीमित रहता है, इतना ही कर सकते हैं। और करंट अकाउंट अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और इसके बदले आप बैंक आपसे चार्ज लेता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। सेविंग अकाउंट और ये क्या नाम है, करंट अकाउंट कैसा है, डिमांड डिपॉजिट है, यानी आपको जब पैसा मांगेगा निकाल लेंगे। जैसे आप एटीएम से पैसा गए निकालने के लिए, एटीएम लगा के पैसा निकाल लिए। और जो एफडी में अगर आप पैसा डाले हैं, आप फिक्स डिपॉजिट किए हैं, आप एटीएम निकाल के पैसा नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, अब इसके अलावा हमने चर्चा की था, हमने एनडीटीएल बताया था निकाल के, हमने एनडीटीएल का निकाल के सूत्र बताया था। एनडीटीएल बराबर हमने बताया था जीडीटीएल माइनस आईबीएल। हमने बताया था ये एनडीटीएल बराबर जीडीटीएल माइनस आईबीएल, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बराबर ग्रास डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इंटर बैंकिंग लिंकिंग। इसके विषय में चर्चा किया था। आज इसी तरह हम चर्चा करेंगे सीआरआर, यानी क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात। आरक्षित अनुपात क्या होता है, जैसे कि जो बैंक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक होते हैं, जो बैंक होते हैं वो कुछ पैसा अपने एनडीटीएल का कुछ पैसा जैसे बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। जैसे कि एनडीटीएल अगर नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी मान लीजिए एसबीआई बैंक का 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए एनडीटीएल है, तो एनडीटीएल का कुछ परसेंट, यानी अगर 4% एनडीटी 100 करोड़ का अगर 4% निकालेंगे 4 करोड़ रुपए होगा, यानी 96 करोड़ रुपए बैंकों को 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा करते हैं। यानी क्या कहें, एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा जो है बैंकों को कहाँ कहाँ जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। आरबीआई आपको इस पे लोन नहीं देता है, क्योंकि एक नियम है, आप जब, क्योंकि उसका यमयुग नियम है, जब आप उसके तहत पंजीकृत होंगे तब आपको मानना पड़ेगा। यानी कि आरबीआई जो है आपके पास अतिरिक्त 1 करोड़ आपको शामिल करना, जमा करना ही पड़ेगा। चार जैसे कि जो जिसका यानी कि ब्याज दर होता है, यानी क्या होता है, कौन सा ब्याज दर, वह ब्याज दर, यानी कि एनडीटीएल का वह दर, एनडीटीएल का वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों का पैसा जमा करता है, अपने बैंकों का पैसा अपने पास जमा करता है, अपने पास जमा करता है। हमने क्या बताया, एनडीटीएल का वह दर, एनडीटी यानी कि एक एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा, यानी एनडीटीएल का वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों का पैसा अपने पास जमा करता है। जो बैंक का पैसा जो है आरबीआई जमा, यानी एनडीटीएल को वह दर कौन निर्धारित करेगा, आरबीआई निर्धारित करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मतलब है, जैसे एसबीआई है, एसबीआई मान लीजिए एक दिन हुआ 31 तारीख, मान लीजिए किसी महीने में एसबीआई बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा हो गया, हमने बताया 1 करोड़ रुपए जमा हो गया। अब 1 करोड़ का मान लीजिए आरबीआई ने लगा दी 4% ब्याज दर लगा दी, या 4% सीआरआर कर दिए, यानी कि 4% में से आपको बैंक पास जमा करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ रुपये में से 4 करोड़ रुपये बैंक आरबीआई पास जमा कर देगा, 96 करोड़ रुपये बचेगा बैंक पास, वही है।
यानी कि एक निश्चित हिस्सा एनडीटीएल किसके पास जमा करना रहता है, बैंक आरबीआई के पास। यानी एनडीटीएल वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों का पैसा अपने पास जमा करता है, इस पे आरबीआई निर्धारित करता है, आरबीआई दर निर्धारित करता है कितना हम कितना पे बढ़ता रहता है। कभी अभी 4%, अभी इस समय वर्तमान में 4.5% है। यानी कि इस समय अगर देखेंगे, अगर किसी बैंक ने अगर एनडीटीएल का 100 करोड़ रुपये कमाया है, या मान लो 10,000 रुपये 20,000 रुपये हुआ है, 20,000 का जो 4.5% बनेगा उतना ही जमा कर देना है। उसके अलावा हम इस और जानते हैं एसएलआर क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? सामूहिक तरलता अनुपात, सामूहिक तरलता अनुपात। इसमें क्या होता है, एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा या दर बैंकों को अपने पास रखना होता है। यानी किसके पास है, तो बैंकों को अपने पास रखना होता है, अपने पास रखना होता है। रखना पड़ता है। एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा या दर बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। यानी कि वो पैसा किस रूप में रखना पड़ता है, जैसे एग्जांपल कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, और जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब रखना पड़ता है बैंकों, ये सब बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। जैसे हमने क्या बताया, हमने बताया एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा, मान लीजिए एनडीटीएल का 100 करोड़ रुपए था, हमने माना था 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ ये समय चल रहा है 18.5, मान लीजिए 18% है। 18% अगर रख लेगा 100 करोड़ का कितना होगा, यानी कि 18 करोड़ बैंकों को देना है, 82 करोड़ अपने पास बचेगा। ये होता है, यानी एनडीटीएल के एक निश्चित हिस्सा या दर बैंकों को अपने पास रखना होता है। बैंक जो जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक मान लीजिए किसी एक महीने में या एक दिन खूब ढेर सारा पैसा अपने पास जैसे डिपॉजिट कर लिया, जैसे पैसा आया, पैसा क्या कर लिया, उसके पास बहुत सारा पैसा एकत्र हो गया, कलेक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद आरबीआई ने 18% लगाया है, तो उसका जैसे कि आगे मान लीजिए मंगलवार या किसी महीने में किसी दिन 100 रुपये जमा हुआ है, तो 100 रुपये जमा हुआ, फिर आरबीआई ने जो 18% एसएलआर लगाया है, तो 100 रुपये का 18 रुपये बैंक अपने पास मंगा लेगा। यानी कि 100 रुपये का 18 रुपये बैंक अपने पास रखेगा, और 82 रुपया जो है बैंक खाते में उपयोग करने के लिए रखेगा। यानी कि क्या है, हमने बताया था कि नगद आरक्षित अनुपात कितना है, जैसे कि हमने एसएलआर क्या है, एसएलआर भी होता है एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा या दर बैंकों को अपने पास रखना होता है। यानी बैंकों को अपने पास रखना है, या चाहे कैश के रूप में, या गोल्ड के रूप में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। और या तो एनडीटीएल का वह हिस्सा दर, और जिस दर पर आरबीआई क्या होता है, बैंक अपने पैसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है बैंकों को। यानी कि क्या है, एनडीटीएल वह दर जिस पर आरबीआई जो है बैंकों को पैसा अपने पास जमा करता है। यानी कि इस पे बैंक जो आरबीआई है ब्याज जरूर नहीं देता है, क्योंकि इस पैसे का उपयोग खाली वो सिक्योरिटी के तौर पे रखता है, आरबीआई भी इस पैसे का उपयोग नहीं करता है, तो रखना पड़ता है सिक्योरिटी पर्पज। ये चीजें हो गया। अब हम जानते हैं इससे इन्फ्लेशन जैसे कि महंगाई कैसे कंट्रोल होता है, अभी हम देखते हैं, देखिए कैसे कैसे होता है। जैसे कि हमने बताया था, अभी समझिए क्या हमने CRR SLR यही था टॉपिक। एनडीटीएल हमने 100 करोड़ रुपए माना था। अब बताइए अगर एनडीटीएल 100 करोड़ रुपए होगा, तो अगर 100 करोड़ अगर CRR इस समय कितना है, अगर CRR 4% है, तो CRR कितना हो जाएगा, यानी कि CRR 4 करोड़ हो जाएगा, यानी बैंकों के पास। और उसके बाद एसएलआर कितना हो जाएगा, एसएलआर है 18% है। अब जैसे कि 18% है, अब जैसे कि
अब 96 के 18% कितना होगा? अगर 96% है 18% कितना हो जाएगा? जैसे कि 96 है, 96 × 18/100 आप काटेंगे कितना हो जाएगा? जैसे कि आप काटेंगे 800 कितना हो जाएगा? 2 9 18, 50, 25 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 49, यानी कितना हो जाएगा? 5, फिर उसमें लगभग दशमलव कुछ जाएगा, यानी कि लगभग अराउंड लगभग 72-75 रुपये आसपास जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हिसाब करने के लिए हम इसको अभी 100 करोड़ रुपए ही लेके काटते हैं, 100 करोड़ रुपए ही मान लेते हैं। जसलार अगर हम 100% अगर माने हैं तो अगर 100 करोड़ रुपया एनडीटीएल का 18% कितना होगा? 100 करोड़ का कितना हो जाएगा? 100 × 18/100 यानी 100 18 हो जाएगा, यानी 18% हो गया। तो इसका मतलब कितना हो गया? एसएलआर कितना हो गया? 18 करोड़ हो गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? अब देखिए 18 करोड़ रुपए हो गया। अब इसमें से आपको ये कितना माइनस करना है? अब 18 सीआरआर एसएलआर 18 4 22 करोड़, यानी सीआरआर प्लस एसएलआर टोटल हो गया 22 करोड़। अब अगर आप सम से अगर 22 करोड़ घटाएंगे कितना हो जाएगा? सम से 22 करोड़ रुपए आप माइनस करेंगे, 10 में 2 गए 8, 9 से 2 गए 7, 78 करोड़ रुपए। यानी बैंकों के पास जो योग्य बैंक जो आपको पैसा उधार दे सकता है 78 करोड़ रुपए दे सकता है। अब 78 करोड़ रुपए देगा। अब आप सोचिए इससे से क्या क्या घाटा होगा। जैसे मान लीजिए किसी में सीआरआर बढ़ा दिया, आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, यानी 6% कर दिया, एसएलआर को 24% कर दिया, 24% कर दिया। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे देखिए ब्याज दर बढ़ जाएगा। पहले नंबर क्या होगा? जैसे कि इससे क्या होगा? एसएलआर सीआरआर बढ़ेगा तो अब जाहिर सी बात है, आप बताइए सीआरआर अगर 24-36 यानी 24-36% हो जा रहा है, यानी 18 यानी 100 से 30 के 70%, यानी 70। अब बैंकों के पास 70 करोड़ रुपए है, तो अगर 70 करोड़ रुपए बैंक के पास बचा हुआ है तो बैंक अपनी जो 70 करोड़ बची पूंजी उस पर लोन ज्यादा लेंगे, यानी वो क्या करेंगे? लोन की अमाउंट जो है बढ़ा देंगे। यानी क्या हो जाएगा? अगर बढ़ जा रहा है सीआरआर एसएलआर, प्रभाव क्या पड़ेगा? इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, यानी ब्याज बढ़ जाएगा, ब्याज की दर बढ़ जाएगा। अगर जब ब्याज की दर बढ़ेगी, आप बताइए जब ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो अगर जब ब्याज की दर बढ़ेगा तो उसके बाद कोई बैंक लोन नहीं लेगा, यानी कि लोन आसानी से नहीं लेंगे, यानी लोन कम लेंगे। अगर आप बताइए कोई बैंक हो अगर ज्यादा पैसे लोन, जैसे कि आप देखेंगे कि 1990 में क्या हुआ, हमारा जो सीआरआर था वो 8%, एसएलआर 25% था, तो बैंकों के पास पूंजी बचती ही नहीं थी, 60-65% पूंजी बचती थी। तो उसका क्या करते थे? वो पूंजी बहुत महंगा देते, जिससे हमारे ग्रोथ विकास में बहुत अवरुद्ध होता था विकास। तो इसके लिए तो क्या हुआ? अब लेकिन धीरे धीरे आरबीआई ने सीआरआर एसएलआर को घटाकर जो है 4%, 4.5%, वो चलता रहता है, निर्भर करता रहता है, वो घटता बढ़ता। फिर अब बताइए अगर बैंक अगर ब्याज दर बढ़ा दिया, अगर जब बैंक ब्याज दर बढ़ाएगा क्या होगा? इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो उससे लोन कम लेंगे लोग। अच्छा बताइए, लोन जब कम लेंगे तो उससे क्या और होगा? जब कोई व्यक्ति लोन कम लेगा तो उससे और क्या होगा? जब लोन कम लोग, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी नहीं, मनी सप्लाई कम होगी। अब बताइए जब मनी सप्लाई कम होगी, पैसा नहीं रहेंगे तो कीमत घटेगी नहीं, प्राइस घटेगा नहीं। बताइए प्राइस घट गया, यही तो है आपकी महंगाई आप कंट्रोल कर लिए बढ़ा के। क्या हुआ? आपने इंटरेस्ट बढ़ा दिए, लोन घट गया, और इसके और क्या होगा? आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग बेरोजगार भी हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में वृद्धि हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में वृद्धि होगी। देखिए अगर जैसे कि अगर सीआरआर एसएलआर बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट में भी वृद्धि हो जाएगी। लोन देखो, ब्याज दर अगर बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे, और साथ ही साथ जो मार्केट में जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में जो मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। जब मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, लोग जो है प्राइस जिसे लो हो जाएगा वस्तुओं का, क्योंकि किसी जेब में पैसा ही नहीं रहेगा, कहाँ खरीदेंगे। और एक क्या होगा? उसके बाद आपका ये भी प्रभावित होगा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी घट जाएगी, ये होता है। अब बताइए अगर
इतना ए हुआ। अगर सीआरआर अगर कुल मिलाकर बढ़ जाता है, अगर सीआरआर 6% 24% हो जाता है एसएलआर, तो यानी कि आप सोचिए अगर एनडीटीएल का 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपये से आप अगर 30% घटाएंगे यानी कि 24 36 30%, 100 का अगर 30% कितना होगा, घटाएंगे तो 70% बचेगा। 70 करोड़ रुपया है बैंक के पास, 70 करोड़ रुपये में लोन देना है। अब आप सोचिए, अब यही अब बैंक क्या किया, सीआरआर को कम कर दिया, 2% कर दिया, एसएलआर को कम करके 10% कर दिया। अब बैंक को पास पूंजी कितनी बच गई, यहां बच रहा था 70 करोड़ रुपये लोन देने के लिए, यहां कितना बच जा रहा है, यहां बच रहा है कितना, अगर 12% है 100 का 12 88%, यानी कि 88 करोड़ रुपए बैंक को पास बचेगा लोन देने के लिए। अब सोचिए, अब देखिए, जब 88 करोड़ रहेगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, उसके अलावा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बैंक कम कर देंगे। अब 88 करोड़ ज्यादा पैसे, और दूसरा क्या, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। उसके अलावा क्या होगा, जब मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो इसके अलावा और क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, आप बताइए, जब मनी सप्लाई मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, जब प्राइस बढ़ जाएगी इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, बेरोजगारी, जब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, बेरोजगारी घटेगी, तो इससे हमारा क्या होगा, बेरोजगारी, इससे हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। इसके अलावा पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा। यानी ये सब इसमें देखा जाता है, क्योंकि बैंक पास जब ज्यादा पैसे रहेंगे, ज्यादा मात्रा में लोन देंगे, जब आप बैंक से पैसा ही ले लेंगे, ज्यादा छीन लेंगे, तो बैंक कहाँ से लोन देगा। तो इस समय आप 90% देखेंगे तो बैंकों का सीआरआर एसएलआर बढ़ा ही रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों को लोन देने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। क्योंकि आप देखेंगे 1990 में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर था, गरीबी, भूखमरी, और लोगों को जीवन प्रत्याशा कम था, जिसके परिणाम स्वरूप आज समय लोगों की मृत्यु हो जाती था, मातृ मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, और आप देखिए शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि देखिए पैसा जो है, पैसा बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि अगर पैसे का आपूर्ति सतत बाजार में होती रहेगी, लोगों के पास पैसा रहेगा, लोग समृद्ध रहेंगे। जब समृद्धि लोगों के अंदर समृद्धि बढ़ेगी, तभी वो इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर होंगे। वो कहने के आदर्श की बात है, देखिए पैसा होना, देखिए पैसे के साथ विवेकशील उसको प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब पैसे की तवज्जो इसलिए दी जाता है कि 2 वक्त का खाना जो है मिल जाए और थोड़ा सा अधिशेष कर ले। लेकिन उस समय इतनी महंगाई थी, इतनी चरम सीमा पर था। तो इस समय हमारा जो था, आप देखेंगे 1990 से पहले हमारा एलपीजी दौर नहीं, हमारी एक तरह से क्लोज इकोनॉमी थी। हमने अपने अर्थव्यवस्था द्वार को बंद कर दिया था, यानी कोई देश इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं आते। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करने आते, हमने निवेश की प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी थी। कोई निवेशक आता था तो घबरा के सीमा पार से ही चला जाता, सीमा के अंदर आने से पहले ही बाहर से चला जाता था। ये सब अनंत समस्याएं होती थी अत्यंत। और उसके अलावा जैसे कि ये है सीआरआर है, इसमें क्या होता है, आपको बताया कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण, नगद के रूप में बैंक, जैसे सब भैया बैंक जहाँ बैंक पैसा जमा वमा करते ही आप सब, कोई जैसे कि बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी बैंक, ये सब अगर आप 100 करोड़ रुपये, जैसे कि 1-2 दिन में 40 करोड़ 50 करोड़ रुपये जमा हो जाता है, तो उसका एक निश्चित जो कैश है, अमाउंट है, एक हिस्सा बैंक को देना पड़ता, आरबीआई को देना पड़ता है। आरबीआई अपने पास जमा करता है, आरबीआई इस पर कोई ब्याज दर नहीं देता है। आपको ध्यान देने वाली दर जो निर्धारित करेगा आरबीआई बोलेगा, बैंक से बोलेगा आरबीआई, तो हमें अपने जो एनडीटीएल का 10%, 5%, 4% हमारे पास जमा कर दो। और एसएलआर में यही विपरीत होता है, बैंक को स्वयं अपने पास ही वो रखना पड़ता है, गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में ये रखना पड़ता है। तो एसएलआर बैंक भी यही दर निर्धारित, बैंक बोल दिया कि तुम अपनी एनडीटीएल का 18% अपने पास जो है रख लो, यानी क्या एनडीटीएल का 18% अपने पास ही रख लो, चाहे कैश के रूप में, चाहे गोल्ड, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, ये सब आपको रखना पड़ता है। इस पे आपको गवर्नमेंट, जैसे कि इस पे आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसकी मार्केट डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए। लेकिन सीआरआर में आपको कोई इंटरेस्ट रेट आरबीआई नहीं देता है, क्योंकि आरबीआई इस पैसा का उपयोग नहीं करता है। लेकिन एसएलआर में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि वो रखना पड़ता, नियम है बैंक। अगर कोई उल्लंघन करता है, ऐसा नहीं करता है, तब उसके साथ जो है, जो आरबीआई है, सख्त नियम पालन करेगा, तब उसको
देते सब बैंक लोन जैसे कर्ज नहीं देगा, जैसे कि रेपो रेट रहा जो बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से नहीं देगा, ये सब तरह तरह की समस्याएं होती है, तभी ये सब चीज़ें करती है। तो इसके अलावा ये हमने चीज़ें सारी देख ली, शेयर आज एसएलआर। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं और कल हम चर्चा करते हैं बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। धन्यवाद।